आज मैं आपको अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत समझाने जा रही हूँ। आज हम अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आपको पता है प्लेटो ने क्या दिया था, अनुकरण सिद्धांत। और अरस्तू कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे। ये जो अरस्तू थे ये किसके शिष्य थे? ये प्लेटो के शिष्य थे। तो जो प्लेटो ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपने अनुकरण सिद्धांत में क्या कहा था कि कवि होता है वो क्या करता है, काव्य का हूबहू नकल करता है। जबकि अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत की समीक्षा करके अपना अनुकरण सिद्धांत दिया था। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सर्वप्रथम अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत, तो वो किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। प्लेटो के बाद किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। लेकिन अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की क्या की, अपने अनुसार व्याख्या की। और उन्होंने क्या कहा कि जो काव्य है या कला है वो क्या करती है, हूबहू नकल ना होकर कभी क्या करता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ सौंदर्यात्मक उत्पादन करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, काव्य आनंदप्रद हो जाता है। तो आज हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। तो जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, इसमें अनुकरण को यूनानी में क्या कहते हैं? मिमेसिस कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि जो अनुकरण सिद्धांत है तो उसमें यूनानी में अनुकरण को क्या कहते हैं? तो यूनानी में अनुकरण को क्या कहते हैं गाइस? मिमेसिस कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम कहेंगे इमिटेशन। और अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण सिद्धांत भी है, विरेचन सिद्धांत भी है। इसके अलावा अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अरस्तु ने त्रासदी सिद्धांत दिया था। तो अरस्तु के कितने सिद्धांत हो गए? टोटल 3 हो गए। अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत। जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस है उसमें ये तीनों सिद्धांत लगे हुए हैं। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत लगा हुआ है। तो देखो, यूनानी में अनुकरण को हमने क्या कह दिया? मिमेसिस कह दिया। और अंग्रेजी में इसको क्या कह दिया हमने? इमिटेशन कह दिया। अब देखो आगे क्या बताया गया है। अनुकरण केवल क्या है? नकल है और उसमें सर्जक का अथवा उत्कर्ष का सर्वथा अभाव है। ये बात किसने कही थी? ये तो प्लेटो ने कही थी। लेकिन अरस्तु ने क्या किया? इस बात का खंडन किया। कौन सी बात का अरस्तु ने खंडन किया? कि अनुकरण क्या होता है? केवल नकल है। इस बात का किसने खंडन किया था? अरस्तु ने खंडन किया था। उन्होंने कहा कि अनुकरण केवल नकल नहीं है, उसमें क्या है? सृजनात्मकता है और उत्कर्ष होता है, वो सर्वथा उसमें उसका अभाव नहीं होता है। इसका अरस्तु ने क्या किया था? खंडन किया था। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं काव्य शास्त्र के 25 अध्याय 25 में वो क्या कहते हैं? कौन? अरस्तु। अरस्तु देखो क्या कहते हैं कि अनुकर्ता होने के नाते कवि को चित्रकार या अन्य कलाकार की समान 3 वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण करना पड़ता है। तो अरस्तु क्या कह रहे हैं कि अनुकरण तो करते हैं, कवि होता है वो अनुकरण तो करता है, अनुकर्ता होने के नाते कवि को चित्रकार या अन्य कलाकार की समान, क्या कह रहे हैं? कवि को चित्रकार या अन्य कलाकार के समान 3 वस्तुओं में से किसी एक का क्या करना पड़ता है? अनुकरण करना पड़ता है। 3 वस्तुएं उन्होंने कौन कौन सी बताई? जो वस्तुएं जैसी थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है और उन्हें जैसा होना चाहिए। 3 वस्तुएं उन्होंने कौन सी बताई? एक तो जो वस्तुएं जैसी थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है अथवा उन्हें जैसा होना चाहिए। कलाकार कितनी वस्तुओं? 3 वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कलाकार को करना पड़ता है। जो वस्तुएं थी या हैं उन्हें जैसा कहा या माना जाता है और उन्हें जैसा होना चाहिए। इन वस्तु कोटियों में अब देखो, उन्हें जैसा होना चाहिए
इन वस्तु कोटियों में तृतीय मतलब ये तीसरी वाली उन्हें जैसा होना चाहिए। स्पष्टी कैसी है? आदर्शात्मक है। क्यों है ये आदर्श? क्योंकि उन्हें जैसा होना चाहिए इसकी हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। ये किसकी ओर उन्मुख है? भविष्य की ओर उन्मुख है कि वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? नकल नहीं है। जबकि प्लेटो क्या मान रहे हैं? नकल मानते हैं काव्य को। देखो जो वस्तुएं जैसी थी या है ये तो हम नकल मान सकते हैं, उन्हें जैसी कही या मानी जाती है इसको भी हम गौरते हैं नकल मान सकते हैं, लेकिन उन्हें जैसा होना चाहिए इसको हम नकल नहीं मान सकते। इसमें क्या है? भविष्योन्मुखी दृष्टि है। हम उसके बारे में सोचते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए। अनुकरण तो उसी वस्तु का संभव है। आगे अरस्तु क्या कहते हैं? अनुकरण तो उसी वस्तु का संभव है जिसकी सत्ता थी या द्वितीय कोटि को भी गौणते ही सही अनुकरण की सीमा में रख सकते हैं। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि अनुकरण तो उसी वस्तु का संभव है जिसकी सत्ता थी या द्वितीय कोटि को भी हम क्या कर सकते हैं? अनुकरण की श्रेणी में रख सकते हैं, गौणते ही सही। उन्होंने कितनी श्रेणियां बनाई थी? 3 श्रेणी। जैसी वो है। देखो कौन कौन सी श्रेणी थी उनकी? 3 थी। जो वस्तुएं जैसी थी या हैं तो इसका तो अनुकरण हो सकता है, उन्हें जैसा कहा या माना जाता है इसका भी गौणतः क्या हो सकता है? अनुकरण हो सकता है। अरस्तु के अनुसार उन्हें जैसा होना चाहिए इसका हम अनुकरण नहीं कर रहे हैं, इनकी हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि उनको भविष्य में कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? द्वितीय कोटि को भी गौणतः ही सही अनुकरण की सीमा में रख सकते हैं और प्रथम को तो हम रख ही रहे हैं अनुकरण में, लेकिन तृतीय कोटि जैसा होना चाहिए में तो कोई वस्तु है ही नहीं, अभी तो उसे क्या है? होना है। कलाकार अपनी मान्यता, विश्वास, संस्कार आदि के आधार पर किसी वस्तु का जैसा भी काल्पनिक रूप प्रस्तुत करना चाहे कर सकता है। तो तीसरी वस्तु का वो क्या करता है? काल्पनिक रूप प्रस्तुत करता है। और वो काल्पनिक रूप कैसा प्रस्तुत करता है? उसमें और अधिक वृद्धि कर देता है सुंदरता की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु जगत में जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो शुद्ध आदर्श है, उसके अनुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए वो वस्तु जगत में जिसकी सत्ता ही नहीं है, केवल कलाकार क्या कर रहा है? उसकी कल्पना कर रहा है। तो वो क्या है? शुद्ध आदर्श है। तो उसको हम अनुकरण की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? अनुकरण का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। कभी यह कलाकार क्या करता है? वस्तु सत्ता के अभाव में भी, वस्तु है नहीं उसके सामने, वस्तु सत्ता के अभाव में भी क्या कर रहा है? कल्पना के द्वारा कलाकृति की सृष्टि कर देता है। कल्पना के द्वारा क्या कर रहा है? वो कलाकृति की सृष्टि कर देता है। अतः प्लेटो का यह कहना कि कलाकृति वस्तु जगत का अनुकरण मात्र होने से सत्य से दूर है, अमान्य है। तो उनके जो शिष्य हुए थे प्लेटो के, अरस्तु, उन्होंने किसका विरोध किया था? प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा था कि अनुकरण केवल हुबहू नकल नहीं है, बल्कि क्या है? कलाकृति। कलाकार क्या करता है कि उस वस्तु जगत में जो चीज है ही नहीं उसका क्या करता है? अनुकरण नहीं करता, कल्पना के द्वारा क्या करता है? उसकी सृष्टि करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह सत्य से दूर है? तो उनके अनुसार क्या है? यह अमान्य है, क्योंकि कलाकृति सदा क्या नहीं होती? वस्तु जगत का अनुकरण कहीं होती है। कहीं तो हम कह सकते हैं कि कलाकृति वस्तु जगत का अनुकरण होती है, बहुत बार क्या होती है? वह केवल कल्पना की उपज हुआ करती है। कभी क्या करता है? कल्पना के द्वारा उसका सर्जन करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हुबहू अनुकृति नहीं कह सकते। अब देखो बूचर क्या कहते हैं। बूचर के अनुसार अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यता के 4 चरण हैं। बूचर हुए थे, उन्होंने क्या बताया? अरस्तु ने कि जो अनुकरण संबंधी मान्यता है उसके उन्होंने कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। कौन कौन से हैं देखते हैं।
पहला चरण है कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। उन्होंने क्या बताया कि जो कलाकार कलाकृति का सर्जन करता है वो मूल वस्तु का क्या करता है, पुनः उत्पादन करता है, हूबहू नकल नहीं करता। उन्होंने क्या बताया, बूचर के अनुसार है ये अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यता के कितने चरण बताए, उन्होंने 4 चरण बताए कि जो कलाकृति है वो क्या है, मूल वस्तु का क्या है, पुनः उत्पादन है, हूबहू नकल नहीं है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो है किंतु उसके मौलिक रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जैसी वह ज्ञानेंद्रियों को प्रतीत होती है। तो मतलब अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि जो कलाकृति है वो मूल वस्तु का पुनः उत्पादन तो है लेकिन मौलिक रूप में नहीं है, जैसी है वैसी ही उठाई नहीं गई है, बल्कि क्या किया गया है, उस जो कलाकार होता है उसकी ज्ञानेंद्रियों को जो प्रतीत होता है वो क्या करता है, उसमें वो अपनी प्रतीति डाल देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई वस्तु जैसी रहती है उसी रूप में कलाकृति में क्या नहीं है, अभिव्यक्त नहीं होती, हूबहू नकल नहीं होती, बल्कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मन पर उसका जो बिंब अंकित होता है उसी के अनुरूप वह कलाकृति में अभिव्यक्त होती है। मतलब कलाकार के मन में जो बिंब आता है उसी के अनुसार उसको क्या करता है, वह कलाकृति में अभिव्यक्त कर देता है। ज्ञानेंद्रियां उसकी जो कहती हैं, आंतरिक आत्मा उसकी जो कहती है उसके अनुसार वह क्या करता है, अपनी प्रस्तुति उस कलाकृति में व्यक्त कर देता है। अर्थात कलाकृति क्या होती है, वस्तु का प्रतिफलन नहीं, कलाकार के मनोगत बिंब का क्या है, प्रतिफलन है। प्रतिफलन ऐसे लिखते हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिफलन ऐसे लिखते हैं। तो कलाकृति क्या है, वस्तु का प्रतिफलन नहीं, कलाकार के मनोगत बिंब का क्या है, प्रतिफलन है। अब तीसरी विशेषता क्या है, जो कलाकृति होती है वो मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है। कलाकृति क्या करती है, मानव जीवन के सामान्य पक्ष का क्या करती है, अनुकरण करती है, विशेष या व्यक्तिनिष्ठ पक्ष का नहीं। तीसरी विशेषता क्या बताते हैं, वो कलाकृति जो होती है वो मानव के जीवन के सामान्य पक्ष का ही अनुकरण कर रही है केवल, लेकिन जो विशेष पक्ष है, जो व्यक्तिनिष्ठ पक्ष है, उसका वो अनुकरण नहीं करती है। तो अनुकरण किसका किया जाता है, केवल सामान्य पक्ष का ही किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूप है। जो कलाकृति है, जो कलाकार कलाकृति करता है वो क्या है, मानव जीवन का आदर्शकृत प्रतिरूपण है। इस प्रकार अनुकरण किसी एक अर्थ का वाचक नहीं है। कभी यह कलाकार किसी एक विशेषता को लेकर अनुकरण नहीं करता, बल्कि उसमें बहुत सारी विशेषताएं अपनी तरफ से भी जोड़ देता है। उसका पूर्ण अर्थ कई तत्वों के योग से व्यक्त होता है। इसका क्या मतलब है, वो एक ही वस्तु का अनुकरण नहीं कर रहा है, वो अपनी तरफ से कई सारी वस्तुओं को उसके अंदर समाहित कर रहा है। तो उसका पूर्ण अर्थ क्या हो गया, कई तत्वों के योग से व्यक्त होता है, जिनमें प्रमुख है पुनरुक्ति उत्पादन। जिनमें क्या प्रमुख है, पुनरुक्ति उत्पादन। उसका उत्पादन वो किस प्रकार से कर रहा है, उसके मानस बिंब में क्या क्या भाव आ रहे हैं, जीवन का सामान्य तथा आदर्श पक्ष। अरस्तु के मन में इन तत्वों के मिश्रित रूप का ही नाम अनुकरण है। तो अरस्तु के मन में अनुकरण क्या हो गया, विभिन्न तत्वों के मिश्रित रूप का नाम ही क्या हो गया, अनुकरण है, जो प्लेटो के अनुकरण से सर्वथा भिन्न कोटि की चीज है। अतः वह उस हे अर्थ से भी मुक्त है जो प्लेटो के मन में रहा है। प्लेटो के मन में क्या रहा है, हूबहू नकल रहा है, जबकि अरस्तु क्या कहते हैं, हूबहू नकल नहीं है। कलाकार क्या करता है, पुनरुत्पादन करता है, उसके द्वारा केवल वो एक तत्व का ही विवेचन नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी तरफ से विविध तत्वों को वो क्या कर देता है, जोड़ देता है। उसके कारण कलाकृति क्या हो जाती है, सौंदर्यात्मक हो जाती है। तो हम उसको हे अर्थ में नहीं ले सकते हैं। अब देखो, प्लेटो और अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताओं की हम तुलनात्मक समीक्षा करने जा रहे हैं कि हम क्या अंतर देखते हैं प्लेटो और अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताओं के बारे में। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो बड़े रूप में बन सकता है, क्योंकि हमसे प्लेटो और अरस्तु की तुलनात्मक क्वेश्चन बन सकता है।
तो इसको हमको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो देखो, प्लेटो कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे। और अरस्तु कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य था, वहाँ अरस्तु के लिए वस्तु जगत भी उतना ही सत्य है। पहला अंतर क्या हो गया कि प्लेटो कौन थे? दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे, जबकि अरस्तु कौन है? वैज्ञानिक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या आएगा? प्लेटो और अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताओं के बारे में असंगत कथन है। एक वो गलत कर देगा और 3 ऑप्शन आपको सामने बिल्कुल सही नजर आएंगे। तो आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लेटो दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे और अरस्तु कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्लेटो क्या केवल प्रत्यय जगत ही सत्य था प्लेटो के अनुसार, जबकि अरस्तु किसको महत्व देते थे? वस्तु जगत को भी बराबर से महत्व देते थे। और दूसरा अंतर हम क्या देखते हैं? प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? आदर्श परक थी। और अरस्तु की कैसी हो गई? यथार्थ परक हो गई। अरस्तु ने विज्ञान की तरह ही कला और काव्य के उपादानों, विषय, माध्यम तथा पद्धति का विश्लेषण किया। अरस्तु ने क्या किया? विज्ञान की तरह ही कला और काव्य के उपादानों, विषय, माध्यम तथा पद्धति का विश्लेषण किया। तो काव्य के क्या बताए उन्होंने? उपादान बताए। तो कौन कौन से हो गए? अरस्तु ने विज्ञान की तरह ही कला और काव्य के उपादान, विषय, माध्यम और पद्धति का विश्लेषण किया। किस किस का विश्लेषण किया? उपादान का किया, विषय का किया, माध्यम का किया और पद्धति का किया। और अपने निष्कर्ष को वस्तुनिष्ठ रूप में स्थापित किया। इस स्थापना में उनकी अपनी रुचि अरुचि का विमत नहीं के बराबर है। मतलब उन्होंने अपनी रुचि और अरुचि नहीं डाली, बल्कि उन्होंने काव्य में क्या डाला? उसके उपादान, विषय, माध्यम तथा पद्धति के अनुसार उन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया। अब देखो, तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या अंतर है प्लेटो और अरस्तु में। प्लेटो ने क्या बताया? काव्य को सत्य से त्रिधा अपेत बताया था, क्योंकि उसमें आदर्श की अभिव्यक्ति नहीं थी। काव्य क्या है? सत्य से तिगुनी दूरी पर है, अर्थात काव्य क्या है? त्याज्य है, उसमें आदर्श की अभिव्यक्ति नहीं है। काव्य को उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ रूप में भी देखा था। उन्हीं के तर्कों की अभिनव व्याख्या कर अरस्तु ने प्रमाणित किया। उन्हीं के तर्कों की व्याख्या की है अरस्तु ने, और उन्होंने क्या प्रमाणित किया? कि काव्य ना तो सत्य से अपेत है, मतलब सत्य से दूर नहीं है, और ना ही वह व्यक्तिनिष्ठ है। वह क्या है? सत्य भी है, साथ ही सामान्य भी। सत्य तो इतना है कि इतिहास से भी ऊंचे स्थान का अधिकारी है। अरस्तु ने तुलना किससे कर दी? इतिहास से कर दी। और क्या कहा? कि सत्य तो इतना है कि इतिहास से भी वो ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। अब देखो, अगली तुलना प्लेटो और अरस्तु में क्या देखने को मिलती है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा था? वस्तु से जोड़ा था। अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ दिया? कार्य व्यापार से। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? वस्तु से जोड़ा है, जबकि अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ दिया? कार्य व्यापार से जोड़ दिया। अगला अंतर देखते हैं, फिफ्थ। प्लेटो का काव्य विरोधी निर्णय केवल इसकी विषय वस्तु को लेकर था। प्लेटो का जो काव्य विरोधी निर्णय था केवल विषय वस्तु को लेकर था। क्या था? यदि विषय वस्तु अच्छी है, जो मतलब पाठक को उत्तेजना जागृत करती है, तो वो क्या है? ग्रहण करने योग्य है। इसके अलावा वो पाठक में विषय वासना या भोग उत्पन्न कर रही है, तो वो क्या होती है? त्याज्य है। और वो उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि उस समय एथेंस और स्पार्टा का युद्ध हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा था? जो बुद्धि पक्ष के लोग थे वो तो हार गए थे, और जो बाहुबल के लोग थे वो जीत गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था? कि काव्य ऐसा होना चाहिए कि वो हमें वीरता उत्पन्न करे, ना कि हमें कमजोरी उत्पन्न करे। तो प्लेटो के पीछे क्या थी? उनकी पृष्ठभूमि काम कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया? केवल विषय वस्तु को लेकर उसका क्या किया था? विरोध किया था प्लेटो ने। प्रश्न यह है कि क्या काव्य को केवल विषय वस्तु के निष्कर्ष पर परख कर उसे ग्रहण या त्याज्य ठहराया जा सकता है? अरस्तु क्या कह रहे हैं? क्या काव्य को केवल विषय वस्तु के निष्कर्ष पर परख कर उसे ग्रहण किया जाए या
त्याग दिया जाए। एकमात्र विषय वस्तु की दृष्टि से काव्य का विचार निश्चय ही एकांगी है। हम एक दृष्टि से देख रहे हैं। अरस्तु ने व्यापक दृष्टि का परिचय दिया। अरस्तु की दृष्टि कैसी थी? व्यापक थी। व्यापक दृष्टि का परिचय देते हुए पॉलिटिक्स के आरंभ में ही काव्य विचार के 3 आधार प्रस्तुत किए। उन्होंने काव्य विचार के कितने आधार प्रस्तुत किए? 3 आधार प्रस्तुत किए। एक तो उन्होंने बताया माध्यम, दूसरा बताया उन्होंने विषय वस्तु और तीसरा बताया पद्धति। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में माध्यम और पद्धति के विचार के बिना कोई विषय वस्तु का विचार अपूर्ण ही नहीं बल्कि निराधार है। जब तक हम काव्य में माध्यम और पद्धति का विचार नहीं करेंगे, जब तक विषय वस्तु का विचार भी क्या है? अपूर्ण ही नहीं बल्कि निराधार होता है। अब देखो अगला अंतर क्या देखते हैं हम प्लेटो और अरस्तु में। देखो प्लेटो ने क्या किया? कवि को अनुकर्ता बताया था, अर्थात कवि क्या है? अनुकरण करता है। जबकि अरस्तु ने क्या किया? कवि को कर्ता सिद्ध कर दिया। कर्ता इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अरस्तु ने क्या करा? कवि को कर्ता सिद्ध कर दिया, जिसे हम निर्माता भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सृष्टि के समान वह भी नवीन सृष्टि कर रहा है। नवीन सृष्टि कर रहा है तो क्या हो गया? निर्माता हो गया, कर्ता हो गया। अरस्तु ने कहा कि यदि कोई चाहे तो कवि को कर्ता के साथ साथ अनुकर्ता भी कह सकता है। लेकिन प्लेटो इस बात को भी कह रहे हैं, यदि कोई चाहे तो कवि को क्या कह सकते हैं? हम कर्ता के साथ साथ अनुकर्ता भी कह सकते हैं। इसलिए तो हम कई क्वेश्चन में देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार कर्ता भी आ जाता है और अनुकर्ता भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अरस्तु ये बात भी कह देते हैं कि यदि कोई चाहे तो कवि को कर्ता के साथ साथ अनुकर्ता भी कह सकता है। जबकि प्लेटो का तो केवल अनुकर्ता आएगा और अरस्तु का क्या आएगा? कर्ता या निर्माता आएगा। लेकिन अरस्तु जब इस बात को कह देते हैं कि यदि कोई चाहे तो वो उसे कर्ता के साथ साथ अनुकर्ता भी कह सकता है, इस बात को लेकर क्या हुआ? विद्वानों में बहुत लंबी बहस छिड़ गई थी। काव्य का अर्थात कथानक का सर्जक होने अरस्तु ने कहा कि यदि कोई चाहे तो कवि को क्या कह सकता है? कर्ता के साथ अनुकर्ता भी कह सकता है। क्यों कह सकता है? काव्य का अर्थात कथानक का सर्जक होने से वह करता है। कर्ता वो किस वजह से है? क्योंकि उसने क्या किया है? कथानक का सर्जन किया है। और चूंकि काव्य का कथानक कार्य व्यापार का अनुकरण है, इसलिए कवि को क्या कह सकते हैं? अनुकर्ता भी कह सकते हैं। कथानक का सर्जन किया है, इसलिए तो वह करता है। और जो काव्य का कथानक है वो क्या होता है? कार्य व्यापार का अनुकरण होता है, इसलिए कवि को हम क्या कह सकते हैं? अनुकर्ता भी कह सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्यों रहता है? कई किताबों में क्या लिखा आता है अरस्तु के बारे में कि वह अनुकर्ता है, और प्लेटो तो है ही है अनुकर्ता, और कई जगह अरस्तु के बारे में निर्माता भी लिख देते हैं और अनुकर्ता भी लिख देते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अरस्तु ने स्वयं माना है। क्योंकि अरस्तु स्वयं कहते हैं कि यदि कोई चाहे तो कवि को कर्ता के साथ साथ क्या कह सकता है? अनुकर्ता कह सकता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि कथानक का सर्जन करता है तो वो कर्ता हो गया। लेकिन कथानक क्या होता है? कार्य व्यापार का अनुकरण है, तो वो क्या हो गया? फिर अनुकरण किया है तो वो क्या हो गया? अनुकर्ता हो गया। तो मैंने आपको प्लेटो और अरस्तु के अंतर बता दिए। इसके अलावा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जो था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक अरस्तु का हमको जन्म याद रखना है। अरस्तु का जन्म क्या है? जन्म 384 ईसा पूर्व से उनका 322 ईसा पूर्व माना जाता है, जो मैं इसको लिखना भूल गई थी। अरस्तु का जन्म क्या माना जाता है? 384 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आज हमारा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम अरस्तु का विरेचन सिद्धांत करेंगे, इसके बाद हम अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत करेंगे। फिर मैं आपके लिए इन तीनों सिद्धांत से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी, क्योंकि ये जो अरस्तु के सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत तो अलग है, लेकिन विरेचन और त्रासदी सिद्धांत है वो आपस में क्या होते हैं? मिले हुए हैं। तो इस कारण मैं तीनों
सिद्धांत मतलब अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। लेकिन उससे पहले हम अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत सब्जेक्टिव रूप से समझते हैं, फिर उसके बाद हम आसानी से उनके आंसर हल कर पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।